जब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बेनज़ीर और नवाज शरीफ जैसे बड़े नाम पहले ही से हुक्मरानी कर रहे थे, तो उस वक्त एक बाहिम्मत शख्स ने सियासत में आने का फैसला किया। ये वो दौर था जिस वक्त पढ़े लिखे घरानों के लोग अपने बच्चों को सियासत से दूर रखते थे और सियासत को एक ऐसा कीचड़ माना जाता था जिसमें पत्थर मारने से अपने ही कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इस बाहिम्मत शख्स ने इस कीचड़ को साफ करने का इरादा किया। लेकिन क्या वो सिर्फ एक चैलेंजर था या वो पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता था? क्या क्रिकेट का हीरो और सियासत का न्यूकमर वाकई में इक़्तिदार हासिल कर सकता था? और क्या पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर शुरू हो सकता था? माय क्यूरियस माइंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने नेशनल हीरो से कैदी नंबर 804 तक का सफर कैसे तय किया। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हम्माद इकबाल और खुशामदीद कहता हूं आपको मुशावरत टीवी, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि हकीकत बयान करते हैं। माय क्यूरियस माइंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इमरान खान साहब की जिंदगी पर बात कर रहे हैं और अपनी पिछली वीडियो में हमने इमरान खान साहब के बचपन से लेकर उनकी शादी तक के सफर को कवर किया। अगर आपने इकबाल का पाकिस्तान सीरीज में इमरान खान की जिंदगी पर बनी हुई वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे अभी देख सकते हैं। और अपनी आज की वीडियो में हम उनके सियासत से जुड़े सफर का जिक्र करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप मोहब्बत, हिम्मत, जुर्रत की एक दास्तान सुनने वाले हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। चले फिर अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 5 नवंबर 1996 यानी कि 1996 की, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की फैक्स मशीन पर एक फैक्स मौसूल होता है। ये रात के 1:30 बज रहे थे और वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रात की तारीकी में आराम फरमा रही थी। लेकिन ये जो फैक्स मौसूल हो रहा था ये भी कोई आम फैक्स नहीं था, बल्कि सीधा ऐवान सदर से आ रहा था, जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी का नोटिस था। दरअसल ऐसा करने वाले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ही के लगाए हुए प्रेसिडेंट जनाब फारूक लगारी साहब। उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को करप्शन चार्जेस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन ना कर पाने की वजह से बरतरफ कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये वजह तो वो वजह थी जो फारूक लगारी साहब ने बताई थी। अब लगारी साहब के पेट में वाकई मुल्क की मोहब्बत के मरोड़ उठ रहे थे या फिर ये ऑपोजिशन के साथ की जाने वाली साजबाज थी, ये मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। मगर चाहे जो भी हो, ये दूसरी मर्तबा था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को मुद्दत पूरी होने से पहले ही घर भेज दिया गया हो। असल में उस जमाने में सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार मौजूद होता था कि वो किसी भी असम्बली को अपनी मर्जी से तहलील कर सकता था। इस कानून को प्रेसिडेंट्स का न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता था, क्योंकि जब भी कभी कोई सदर इस कानून का इस्तेमाल करता था तो वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होता था। दरअसल ये कानून 1985 यानी कि 1985 में उस वक्त के मार्शल लॉ डिक्टेटर जनाब जियाउल हक साहब ने 8 अमेंडमेंट के जरिए आइन में शामिल किया। इस कानून को 58(2)B कहा जाता था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 96 में सिर्फ यही सब नहीं हो रहा था, बल्कि अब जमान पार्क में भी सियासी बैठकें होने लगी थी, क्योंकि इमरान खान अब सियासत में आने का इरादा कर चुके थे। क्योंकि मुल्क के अंदर एहतसाब नहीं था, करप्शन थी, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ रहे थे, मुल्क की पर कैपिटा इनकम डाउन हो रही थी। ऐसे हालात में इमरान खान ने सियासत में आने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ उन्होंने एक अलग मूव चला, हमेशा की तरह एक अनएक्सपेक्टेड बॉल डाल दी, क्योंकि इमरान खान किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे थे बल्कि अपनी ही जमात का कयाम करने जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर हमेशा से आम आदमी के लिए बंद रहा है और कई खुफिया ताकतें इमरान खान के सियासत में आने से खुश नहीं थी। और जब इन्होंने अपनी इजारादारी को खतरे में देखा तो फिर मजलूमों के खून की होली खेलने से भी दरेग न की। 14 मई 1996 की ये वो दोपहर थी जब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में हस्बे मामूल सब लोग अपने काम में मसरूफ थे। हॉस्पिटल में मरीजों की रेल पेल थी कि अचानक से शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के ओपीडी डिपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में बेशतर लोग अपनी जान से चले गए और दर्जनों जख्मी हुए। माय क्यूरियस माइंड्स, कुछ खुफिया ताकतें इमरान खान के दिल में अपना खौफ बिठाना चाहती थी और उनका मकसद ये था कि इमरान खान सियासत से बाज आ जाएं, क्योंकि इमरान खान अल्लाह तबारक व तआला के सिवा और किसी से भी नहीं डरते थे। इसलिए इस धमाके के महज 11 दिन बाद यानी कि 25
दिसंबर 1996 को उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख दी। इस वक्त इमरान खान के साथ मुट्ठी भर लोग थे और उनके सियासत में आने के बाद लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया था। फिर 5 नवंबर 1996 को सदर फारूक लगारी की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिरा देने के बाद मुल्क में एक केयर टेकर सेटअप वजूद में आ गया और नए इलेक्शन की हवाएं बहुत जोरों से चलने लगी। नए इलेक्शन की डेट 3 फरवरी 1997 यानी कि 1997 की दी गई। अब इलेक्शन के माहौल में तो इमरान खान ने पार्टी की बुनियाद रखी थी और अब 3 महीने के शॉर्ट नोटिस पे इलेक्शन भी लड़ना था। इलेक्शन लड़ना तो बात की बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे, कैंपेन चलाने के लिए कारकुनान कहाँ से लाएंगे। इमरान खान के पास सबसे आसान तरीका ये था कि वो इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन को नेट प्रैक्टिस की तरह से कंसिडर किया और इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। इमरान खान का अंदाजा था कि वो इस इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें निकाल सकेंगे, लेकिन कभी इम्कान ये था कि वो इस इलेक्शन में कोई भी सीट ना निकाल सके। माय क्यूरियस माइंड, यहाँ कोई और शख्स था जिसके असाब पर इमरान खान सवार हो चुका था। जी हाँ, ये थे पंजाब के जगरनॉट, एक दफा मुल्क के वजीर आजम रह चुके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ साहब अब भी इमरान खान को अपने लिए एक कंपटीशन तस्वुर करते थे, इसीलिए उन्होंने इमरान खान और उनकी जमात को अपना इत्तेहादी बनने की ऑफर दे दी। इमरान खान अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं कि मियाँ साहब ने सबसे पहले मुझे पार्टी में अपने बाद सबसे सीनियर पोजीशन ऑफर की। मेरे इनकार कर देने के बाद उन्होंने मुझे अपनी पार्टी समेत उनका इत्तेहादी बनने की ऑफर की और उसी के साथ 20 सीटों की पेशकश भी कर दी। मैंने इस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं उन्हें भी उतना ही करप्ट मानता था जितना कि बेनजीर को। लेकिन इससे एक बात जरूर हुई, इमरान खान को अपने पोटेंशियल का अंदाजा हो गया। उसके बाद पुरअज़्म इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। वो एक के बाद एक जलसे करने लगे और उनके जलसों में अवाम की आमदो रफ्त भी शुरू हो गई। वो जहाँ भी जाते अवाम पूरे जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल करती। उनके जलसे नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो से बड़े होने लगे। कप्तान अपनी तकरीरों में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाते। अब नवाज शरीफ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक तो इमरान खान ने उनकी ऑफर को मुस्तरद कर दिया और उसके बाद अपनी तोपों का रुख भी उनकी तरफ कर दिया। तो फिर मियाँ साहब ने भी अपने फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ एक मसला था और वो ये कि इमरान खान कभी इक्तदार में नहीं रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह रिवायती करप्शन के इल्जामात नहीं लगाए जा सकते थे। फिर उनका रिकॉर्ड भी बिल्कुल क्लियर था, वो कौमी हीरो होने के साथ साथ फलाही कामों में भी बहुत आगे थे। यहाँ आइन की शिक 62 और 63 नून लीग के काम आ सकती थी। पाकिस्तान के आइन की शिक 62 और 63 के मुताबिक कोई भी शख्स अगर मजलिस शूरा यानी कि कौमी या सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब होना चाहता है तो उसका सादिक और अमीन होना लाजिम है, यानी वो किसी गैर इखलाकी या गैर इस्लामी काम में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। मसलन अगर कोई शख्स शराब पीता है या उसके किसी के साथ कोई खुफिया ताल्लुकात हैं और ये साबित हो जाता है तो वो कौमी या सूबाई असम्बली का रुकन नहीं मुंतखब हो सकता या नहीं रह सकता। नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुहिम शुरू करते ही ये ऐलान किया था कि वो अपने तमाम तर उम्मीदवारों को आइन की शिक 62 और 63 की भट्टी से गुजारेंगे और अपने बारे में भी वो यही कहा करते थे कि उन्हें जिस अदालत में चाहें ले जाएं, उनका दामन साफ है। नवाज शरीफ खुद तो 62-63 की भट्टी से गुजरने को तैयार थे, लेकिन अब वो इमरान खान को भी इसी भट्टी से गुजारना चाहते थे। इमरान खान जो कि एक नामवर खिलाड़ी, सुपरस्टार और एक प्लेबॉय की जिंदगी गुजार चुके थे, उनके लिए ऐसा कुछ तलाश करना जो कि गैर इखलाकी साबित किया जाए ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। और ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान अपनी सियासत की इब्तदा में आइन की शिक 62 और 63 की मुखालफत करते थे। तो हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 1996 में बरतानिया के एक अखबार द मिरर में इमरान खान की मुबैना साबिक गर्लफ्रेंड सीता वाइट का एक मुतालबा शाया हुआ। वो मुतालबा ये था कि इमरान खान 4 साल टेरियन वाइट को अपनी बेटी तस्लीम करें। सीता वाइट ऑक्सफोर्ड के जमाने से अपने दावे के मुताबिक इमरान खान की जिंदगी में शामिल थी। उन्होंने अमेरिकी अदालत में ये दरख्वास्त दी थी कि उनकी बेटी टेरियन वाइट को टेरियन खान लिखने की इजाजत दी जाए क्योंकि वो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इमरान खान की बेटी है। जिस वक्त ये दावा दायर किया गया और जब ये खबर शाया हुई उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख बहुत नजदीक थी। पीटीआई ने इस खबर की टाइमिंग देखते हुए इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साजिश करार दिया। उनका मौकफ ये था कि नून लीग ने सीता वाइट को 50 लाख रुपए देकर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। बहरहाल सीता वाइट ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो महज अपनी बेटी को उसका हक दिलाना चाहती थी। नून लीग ने सीता वाइट को ये केस करने पर उकसाया था या ये उनका अपना फैसला था, इसका तो कोई सबूत नहीं, लेकिन ये बात फिर भी हकीकत है कि नून लीग ने इस खबर का इस्तेमाल खूब किया।
किया। नून लीग की जानिब से पाकिस्तानी अखबारों को उन अंग्रेजी अखबारों के तराशे भेजे गए। उर्दू अखबारों ने इन खबरों को शह सुर्खियों के साथ छापा। पहले तो नून लीग ने इस खबर को अखबारात में शाया करवाया और उसके बाद आर्टिकल 62-63 की बिना पर उनके कागजात नामजदगी को भी चैलेंज कर दिया। उनका मुकदमा ये था कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में अपनी जायदाद दुरुस्त तौर पर जाहिर नहीं की और चूंकि वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में भी मुलविस रहे हैं, इस वजह से उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। बहरहाल इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिशें नाकाम हो गई। सीता वाइट केस भी पाकिस्तान में कोई नताइज पैदा ना कर सका क्योंकि सीता वाइट केस अभी लॉस एंजलिस की अदालत में चल रहा था और इसका फैसला नहीं हुआ था। और एक ऐसा केस जिसका अब तक दुनिया की किसी भी अदालत में फैसला ही नहीं हुआ, उसकी बिना पर इमरान खान को नाअहल करार कैसे दिया जा सकता था। वैसे भी गैर मुल्की अदालतों के फैसले मुल्की अदालत में काबिल कबूल नहीं होते। सीता वाइट केस में इमरान खान की समाअत में गैर हाजिरी के सबब केस का रुख सीता वाइट के हक में चला गया, जिसके बाद टेरियान वाइट को टेरियान खान लिखने का हक दे दिया गया। फिर 2004 में सीता वाइट की मौत हुई और उसकी विल के मुताबिक टेरियान की कस्टडी जमायमा को सौंप दी। चलें तो अब अपने टॉपिक की जानिब वापस आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इमरान खान की किरदार कशी का सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि नून लीग ने एक कदम और आगे बढ़कर इमरान खान की जोजा जमायमा खान को भी तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने बयानिया बनाया कि इमरान खान यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं और यहूदी पाकिस्तान में अपना वजीर आजम लाना चाहते हैं। दरअसल नवाज शरीफ की कोशिश ये थी कि वो इमरान खान को मजहबी हलकों से दूर कर दें और उनकी इस कोशिश में मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनका साथ खूब दिया। ये खबरें शाया होने लगी कि इमरान खान को जमायमा के वाले इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। माय क्यूरियस माइंड्स, आपने इस इल्जाम को याद रखना है क्योंकि यही इल्जाम आगे जाकर फॉरेन फंडिंग केस में तब्दील हुआ। इस फॉरेन फंडिंग केस के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं ये वक्त कुछ और ही था क्योंकि एक जानिब इमरान खान पर हर सिमत से तनकीद की बरसात हो रही थी और दूसरी जानिब उनके दरवाजे पर टिकट लेने वालों की भीड़ लग चुकी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में हमेशा से यही सोचा जाता है कि इलेक्शन वही शख्स जीतेगा जिस पर अमेरिका बहादुर का हाथ हो। इमरान खान के बारे में उस वक्त ये अफवाह भी मशहूर थी कि इमरान खान बिल क्लिंटन के खास आदमी है और बिल क्लिंटन उन्हें इलेक्शन के लिए फंडिंग भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नून लीग और पीपल्स पार्टी से टिकट ना मिल सका वो लोग इमरान खान के दरवाजे पर पहुंच गए इस उम्मीद में कि यहाँ उन्हें टिकट भी मिल जाएगा और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी। लेकिन इन लोगों के मुंह उस वक्त खुले के खुले रह गए जिस वक्त इमरान खान ने इन्हीं टिकट के उम्मीदवारों से इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा भी मांग लिया। फिर होना क्या था, जितने भी लोग लालच में आए थे वो सब भाग गए। इमरान खान के उस वक्त के मैनिफेस्टो के कुछ नुकात ये थे कि वो इंतहाई करप्शन पर मौत की सजा देने का वादा करते थे। दूसरा, वो कहते थे कि उनके दौर में दौलत टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा और वो कहते थे कि उनके दौर में फौज भी सादगी इख्तियार करेगी। फिर वक्त आया तमाम तर सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट करने का, तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को बल्ले का नहीं बल्कि चिराग का निशान दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इमरान खान का इंतखाबी निशान हमेशा से ही बल्ला नहीं था, बल्कि 97 में इमरान खान ने जिस इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा था वो इंतखाबी निशान चिराग था। तब्दीली के लिए आज पाकिस्तानी कौम मेरे साथ है, लेकिन 3 फरवरी को आपको पोलिंग स्टेशन पहुंचाने के लिए ना हमारे पास पैसा है और ना गाड़ी। जैसे भी हो सके आप पोलिंग स्टेशन पहुंचे और चिराग पे मोड़ लगा। फिर इलेक्शन का दिन आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने बैलेट के जरिए उठाकर ही इलेक्शन से बाहर फेंक दिया। लेकिन इस इलेक्शन में मियाँ साहब का जादू खूब सर चढ़ कर बोला। इस इलेक्शन में मियाँ साहब पहली मर्तबा शेर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे और यही निशान उनके लिए कामयाबी की अलामत बन गया क्योंकि 97 का इलेक्शन मियाँ साहब ने 2/3 मेजोरिटी से निकाला था। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर ये 2/3 मेजोरिटी क्या होती है? दरअसल 97 में कौमी असेंबली की कुल नशिस्तें 217 हुआ करती थी, जिनमें से 207 सीट्स पर इलेक्शन कंटेस्ट किया गया। रह जाने वाली 10 सीट्स रिजर्व सीट्स थी जिन्हें के खवातीन के लिए रिजर्व किया गया था। अब इन 207 सीट्स में से 134 यानी कि 134 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर ली और साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महज 18 सीटों तक ही महदूद होकर रह गई। यानी सिंपल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाने के लिए मियाँ साहब को महज 109 सीटों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें 134 सीटें हासिल हो गई थी। तो इसे ही एक मजबूत हुकूमत कहा जाता है, 2/3 मेजोरिटी से हासिल की जाने वाली हुकूमत। अब 2/3 मेजोरिटी हासिल हो जाने के बाद मियाँ साहब इस पोजीशन में थे कि वो आइन में तरमीम कर सकते थे। तो इस मजबूत हुकूमत के साथ मियाँ साहब ने क्या गुल खिलाया और ये इलेक्शन कितना शफाफ था, इसके बारे में मियाँ साहब पर बनाए जाने वाली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इकबाल का पाकिस्तान सीरीज में हम इस किस्म की मजीद वीडियोस भी बनाएंगे। अब अगर खान साहब की तरफ वापस आए तो खान साहब इस इलेक्शन में कुछ हासिल ना कर सके। वैसे भी इमरान खान ने अभी 3 महीने पहले ही तो पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो फिर ये रिजल्ट ज्यादा अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था।
फिर दिन आया 12 अक्टूबर 1999 यानी कि 1999 का। ये वो दिन था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की आईनी हुकूमत को एक गैर आईनी मार्शल लॉ के जरिए हटा दिया। इमरान खान ने इस मोड़ पर मिलिट्री टेक ओवर को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि ये कदम करप्शन के खिलाफ उठाया गया है। असल में उस वक्त परवेज मुशर्रफ भी तो इसी किस्म की कानों को अच्छी लगने वाली बातें किया करते थे और हर मिलिट्री डिक्टेटर की तरह उन्होंने भी जल्द इलेक्शन करवाने का वादा कर दिया था। इमरान खान का मानना था कि मुल्क को एक नई सोच और नया निजाम चाहिए और शायद ये मौका तब्दीली ला सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मानना है कि इंसान को दूसरों के तजुर्बात से भी सबक सीखना चाहिए और इमरान खान भी जल्द इस बात को समझने वाले थे। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त एक छोटी सी पार्टी थी, ना कुव्वत और ना वजनी सियासी असर। इसीलिए 97 के बाद से इमरान खान अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने और अपनी सियासत को जिंदा रखने में मसरूफ थे। तो फिर यूँ समझ ले कि 97 के बाद से इमरान खान ना सिर्फ सियासत सीख रहे थे बल्कि अपनी असल पॉलिटिकल पहचान भी बना रहे थे। फिर 2002 के इलेक्शन आए, पीटीआई को नाकामी हुई लेकिन इमरान खान ने मियां वाली से अपनी सीट जीत ली। लेकिन इसी दौर में जब सियासत इमरान खान की जिंदगी का मरकज बन रही थी, उनकी जाती जिंदगी एक सख्त इम्तिहान से गुजर रही थी, क्योंकि इस इलेक्शन के महज 2 साल बाद इमरान खान और जमायमा ने अलहदगी इख्तियार करने का फैसला कर लिया। ये फैसला किसी झगड़े या स्कैंडल का नतीजा नहीं था, बल्कि नून लीग जमायमा को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी। इसी सियासी तनकीद और इल्जामात के इस माहौल ने इमरान खान और जमायमा की जाती जिंदगी को भी मुतासिर किया था। जमायमा को इस किस्म के माहौल की आदत नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि इमरान खान पाकिस्तान और यहाँ की सियासत को छोड़कर उनके साथ बरतानिया चले जाएं। लेकिन इमरान खान के सीने में पाकिस्तान का दर्द धड़कता था और वो अपने पाकिस्तानियों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए वो अपने दोनों बेटे कासिम और सुलेमान खान को लेकर बरतानिया वापस रवाना हो गई। और दूसरी जानिब इमरान खान के मुशर्रफ से इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो चुके थे और वक्त के साथ ये इख्तलाफात मजीद बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क में एहतसाब की फिजा हमवार नहीं कर सकती। यहाँ से इमरान खान ने फौजी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी और अपोजिशन का किरदार इख्तियार कर लिया। फिर तारीख आई 14 नवंबर 2007। ये वो तारीख थी जब इमरान खान को एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शिरकत के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, माय क्यूरियस माइंड्स, 9 मई वाली गिरफ्तारी पहली गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन वो गिरफ्तारी इस गिरफ्तारी की जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत कम मुद्दत के लिए थी और इमरान खान को जल्दी रिहा कर दिया गया था। परवेज मुशर्रफ ने इमरान खान पर दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की तरह एंटी टेररिज्म की दिफात लगाई। दरअसल ये परवेज मुशर्रफ का स्टाइल था, वो अपने सियासी हरीफों को इसी तरह से दबाया करते थे। और हमारी आज की वीडियो अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए इमरान खान की जिंदगी और सियासत से जुड़े मजीद वाक़यात को जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस तैयार करता हूँ, इसलिए कमेंट्स के जरिए मेरी रहनुमाई किया और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई भी किया करें, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आने वाले दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम तर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा मुशावरत टीवी की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद हम्माद इकबाल को दे इजाजत। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।